So we'll continue with semiconductors. तो कल के सेशन में इफ यू रिमेम्बर वी हैव सीन इन डिटेल व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो हमारे पास जो बेस मटेरियल है, मतलब जो होस्ट मटेरियल है, उस होस्ट मटेरियल के हाफ पार्ट में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया था, और उसके अगले हाफ पार्ट में, मतलब रिमेनिंग हाफ पार्ट में, वी हैव डोप्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. So the part in which we have doped trivalent impurity is known as p-type semiconductor, and the part in which we have doped pentavalent impurity is known as n-type semiconductor. So half part is p-type and half is n-type. The boundary, the border which separates p-type and n-type is called as p-n junction. जो जैसे ही p-type और n-type बनता है, n-type में मेजोरिटी थे इलेक्ट्रॉन्स और p-type में मेजोरिटी थे होल्स. ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन की वजह से सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप दे एंटर इनटू पी टाइप, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में एंटर कर गए, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन जनरेट हो गया. क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं. नेगेटिव चार्ज का जाना मतलब वहां पे पॉजिटिव आयन बनना, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से गए थे? नियर द जंक्शन. तो जंक्शन के पास में जो रीजन था वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? पी टाइप में गए. तो जंक्शन के पास में एन टाइप में क्या बन गया? पॉजिटिव आयन. और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव आयन. अब इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो ये डिफ्यूजन कब तक चलता रहेगा? जब तक सामने, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आना है लेकिन सामने नेगेटिव चार्जेस का वॉल बन गया, इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल. तो जैसे ही बैरियर पोटेंशियल ये सफिशिएंट हो गया, बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप गोइंग इनटू पी टाइप. तो याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल तो हो रहे हैं, इनको यहाँ पे जाना है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, लेकिन सामने क्या आ गया? नेगेटिव आयॉन्स आ गए, मतलब बैरियर आ गया. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैरियर पोटेंशियल. और जो रीजन बना, कहाँ पे बना? नियर द जंक्शन. और जिस रीजन में मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज है, क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि जो एन टाइप के नेगेटिव चार्जेस थे वो डिफ्यूज होकर कहाँ चले गए? पी टाइप में. और क्योंकि वो पी टाइप में गए तो वहां पे मूविंग चार्जेस का क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्लीशन रीजन. और पी टाइप में जो होल्स थे ये भी मूविंग होल्स थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने की वजह से ये होल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गए? नेगेटिव आयॉन्स. तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन गया एन टाइप में, और पी टाइप में बन गया नेगेटिव आयन. तो ये जो रीजन है जिसमें मूविंग चार्जेस नहीं है, इसको क्या बोलते हो? डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर. लास्ट बेंच, यू नीड टू पे अटेंशन हियर. तो यहाँ पे बन गया डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन. करेक्ट. और डिफ्यूजन बंद हो जाएगा. कब बंद हो जाएगा? जब यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयंस आ गए. और ये डिफ्यूजन कब तक चलता है ये समझने के लिए मैंने आपको कल बताया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. तो हमने एक लेवल डिफाइन किया था जिसको हमने बोला था फर्मी लेवल. फर्मी लेवल ये एक इमेजिनरी लेवल होता है. इमेजिनरी बोलने से बेटर ये थ्योरेटिकल लेवल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने के और इलेक्ट्रॉन नहीं होने के दोनों के चांसेस है हाफ हाफ. The probability of electron being there and electron not being there is half and half, 50-50%. Practically speaking, बैंड गैप में, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के गैप में इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है. प्रैक्टिकली नहीं होते लेकिन थ्योरेटिकली हो सकते हैं. तो अगर मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक मतलब कौन? प्योर. तो प्योर सेमीकंडक्टर केस में ये फर्मी लेवल कहाँ था? सेंटर ऑफ द बैंड गैप. और एन टाइप के केस में ये फर्मी लेवल कहाँ था? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. बराबर ना? बिटवीन इम्प्योरिटी लेवल एंड कंडक्शन बैंड. तो बिटवीन इम्प्योरिटी लेवल एंड कंडक्शन बैंड एन टाइप में. और पी टाइप में ये कहाँ था? जस्ट अबव वैलेंस बैंड, मतलब बिटवीन वैलेंस बैंड एंड इम्प्योरिटी लेवल. ये कल सब हमने किया है, तो यू शुड नो ऑल दिस. आई एम जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि हमको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस अच्छे से देखना है वापस से. तो जब जब जस्ट यहाँ पे हाफ पार्ट में इम्प्योरिटी डाला, तो हमने जब जस्ट हाफ पार्ट में इम्प्योरिटी, कौन सा इम्प्योरिटी?
ट्राइवेलेंट, तो ये कौन बन गया, पी टाइप, और यहाँ पे कौन सा एम्प्योरिटी था, तो ये कौन बन गया। तो जब आप जस्ट दोनों हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट डालते हो तो उस केस में दोनों का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे होता है, दोनों का वैलेंस बैंड भी सेम लेवल पे होता है, लेकिन दोनों का फर्मी लेवल सेम लेवल पे नहीं होता है। फर्मी लेवल एक का ऊपर है, एक का नीचे है। तो मैंने आपसे जब आपको बताया कि ये डिफ्यूजन कब तक चलेगा, ये डिफ्यूजन मतलब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में कब तक जाते रहेंगे, जब तक दोनों का फर्मी लेवल मैच नहीं होता, जब तक दोनों का फर्मी लेवल सेम पोजीशन पे नहीं आता, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट होगा। पूरा बैंड स्ट्रक्चर किसका, एन टाइप का नीचे शिफ्ट होगा और पी टाइप का ऊपर शिफ्ट होगा। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जहां पे फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप दे मैच। अब डिफ्यूजन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसके एनर्जी नहीं है जंप करके कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में जाने की। जब तक ये लेवल दोनों सेम थे, जब तक दोनों का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे था, तो उस केस में कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के वो पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जा रहे थे और वहां से सीधा कहाँ आ रहे थे, वैलेंस बैंड में आ रहे थे। लेकिन क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही नीचे शिफ्ट हो गया, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है नहीं यहाँ जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पोजेस सफिशिएंट एनर्जी, और इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो ये जो पोटेंशियल बनता है नियर द जंक्शन रीजन, इसको क्या बोलते हो, बैरियर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल नहीं है, हम बैटरी अप्लाई करेंगे वो अलग पोटेंशियल है, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है, ये सब्सटेंस के अंदर बना है बैरियर पोटेंशियल। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पी एन जंक्शन, द बॉर्डर विच सेपरेट्स पी टाइप एंड एन टाइप इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन। द रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ मूविंग चार्जेस, जहां पे मूविंग चार्जेस का शॉर्टेज है उसको क्या बोलते हो, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। तीसरा है बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट फर्दर गो, क्यों, क्योंकि सामने नेगेटिव चार्जेस आ गए तो ये उसको रिपेल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो जब बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे सफिशिएंट हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। कहाँ जीरो हो जाएगा, अक्रॉस द जंक्शन। अब तक हमने कोई भी बैटरी कोई भी सेल कनेक्ट नहीं किया है, इसको बोलते हैं नो बायस, अनबायस सिचुएशन। जब तक तुम बैटरी सेल कुछ कनेक्ट नहीं कर रहे उसको बोलते हो अनबायस सिचुएशन। तो अनबायस सिचुएशन में बैंड स्ट्रक्चर क्या है, एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर नीचे है, पी टाइप का ऊपर है। एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे है, पी टाइप का ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। ये अनबायस सिचुएशन है। अब बायसिंग करना मतलब बैटरी कनेक्ट करना। अब बैटरी कनेक्ट करना तो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव कनेक्ट करते हो और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव कनेक्ट करते हो तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको। अब फॉरवर्ड बायस में होगा क्या, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटी कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, कहाँ पुश करेगा, टू गो टुवर्ड्स द जंक्शन। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि डिप्लीशन लेयर का विड्थ यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। वेरी गुड, राइट। अब और फॉरवर्ड बायस करना मतलब एक्चुअली बैंड डायग्राम के टर्म्स में समझना है तो क्या करते हैं, ये सिचुएशन था अनबायस का। अनबायस मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं था, तो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं था उस केस में कंडक्शन बैंड एन टाइप का नीचे था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मेजॉरिटी कंडक्शन बैंड में है, किसके, एन टाइप के। ये जंक्शन क्रॉस करके जा नहीं पा रहे क्योंकि वो बैंड स्ट्रक्चर नीचे है। तो फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या होता है, इस पूरे बैंड स्ट्रक्चर को वापस से ऊपर लेना। तो कब तक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, जब तक कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे आते नहीं, मतलब कंडक्शन बैंड जब तक मैच होते नहीं। इसी को तो हमने बोला था बैरियर पोटेंशियल। तो जब तक एन टाइप का कंडक्शन बैंड और पी टाइप का कंडक्शन बैंड सेम लेवल पे आता नहीं है, करंट नहीं मिलता है हमको। और ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन। जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज्यादा आपने लगा दिया, क्योंकि ये बैटरी है, ये हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो 10 वोल्ट लगा दे, हम चाहे तो 5 वोल्ट लगा दे यहाँ पे। तो रिमेंबर वी कैन चेंज दिस।
तो जब तक मैं 0.7 वोल्ट पे नहीं आता हूं तो करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट का मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करने में ही 0.7 वोल्ट निकल गया, क्योंकि 0.7 वोल्ट का डिफरेंस था दोनों के लेवल्स में। जैसे 0.7 वोल्ट आया, मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप दे आर एट द सेम लेवल नाउ, अब इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। और अगर आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा ही वोल्टेज लगा देते हो तो ये ऊपर आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो एकदम इजीली जाएगा ये। तो दे हैव मोर एनर्जी, so they have much more energy and they can cross the junction, electrons can cross the junction and you get a very high current, very large current। तो कल हमने देखा था ये बैरियर पोटेंशियल तक हमको बहुत स्मॉल करंट मिलता है, और जैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हुआ यू गेट एक्सट्रीमली लार्ज करंट, and the graph of current versus voltage is called as IV characteristics। क्या बोलते हैं इसको? और ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? पीएन जंक्शन डायोड के, लेकिन कौन सी कंडीशन में है? फॉरवर्ड बायस, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस IV कैरेक्टरिस्टिक्स, FB IV कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस। यहां तक क्लियर? अब दूसरे टाइप का बाइसिंग है जिसको आप बोलते हो रिवर्स बायस। तो दूसरे टाइप के बाइसिंग में, रिवर्स बायस में करते क्या है? तो रिवर्स बायस के केस में ये बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब पहले पी टाइप कनेक्टेड था पॉजिटिव को, एन टाइप कनेक्टेड था नेगेटिव को, अब पी टाइप कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव को और एन टाइप कर देंगे कनेक्ट पॉजिटिव को। रिमेंबर, अब सिर्फ हमने किया क्या है, ये टर्मिनल यहां से निकाल के चेंज कर दिया, तो ये हो गया चेंज। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जंक्शन की तरफ पुश हो रहे थे, अब वो जंक्शन से दूर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये कौन है? पॉजिटिव, ये कौन है? नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डिप्लीशन रीजन मतलब वो रीजन था जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं थे, फिर यहाँ तो मूविंग चार्जेस और भी दूर जा रहे हैं। कहां से दूर जा रहे हैं? जंक्शन से। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा? बढ़ेगा। So under reverse bias condition, the width of depletion region increases. Width of depletion region increase की decrease? Increases। यहाँ तक clear? Good। यहाँ तक clear? अब in terms of band diagram क्या हुआ? In terms of band diagram, ये कंडीशन कौन से केस का है? अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब जब तक आपने सेल कनेक्ट नहीं किया, तब तक एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाया, तब तक ये था। तब तक क्या था? फर्मी लेवल थे मैच, मतलब एन टाइप का बैंड डायग्राम नीचे था, पी टाइप का ऊपर था। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या था? इसको ऊपर शिफ्ट करना। रिवर्स बायस का मतलब होता है इसको और भी नीचे लेके जाना। तो रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप के बैंड डायग्राम में गैप और भी बढ़ाना। तो जब अनबायस में ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप पे जा नहीं पा रहे थे, इधर तो रिवर्स बायस में ये और भी नीचे आ गया, तो अब जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो करंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा करंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? माइनॉरिटी कैरियर्स। गुड। तो अगर आप इस सिचुएशन का, इसका रिवर्स बायस का, अगर आप IV कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हो, सबसे पहले रिवर्स और फॉरवर्ड डिफरेंस समझ लो। फॉरवर्ड में पहला क्वाड्रेंट है। क्यों पहला क्वाड्रेंट है? क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसके लिए क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिवर्स करना मतलब पोलैरिटी को चेंज करना, जहां प्लस टर्मिनल था वहां क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बराबर? करेक्ट यहां तक? तो वोल्टेज मतलब प्लेट्स को आपने चेंज कर दिया, प्लस को कर दिया माइनस, माइनस को कर दिया प्लस, तो वोल्टेज क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होता है पहले वो समझ लो। करंट देखो, अब थोड़ा सा कंडक्टर पे, कंडक्टर का बेसिक्स चाहिए। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। उल्टा होता है ना? हाँ, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब आप फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू फॉरवर्ड बायस अगेन,
तो फॉरवर्ड बायस के केस में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये नेगेटिव क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा था। अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब राइट में जाना मतलब करंट पॉजिटिव होना, तो करंट क्या है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने फॉरवर्ड बायस लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, तो हमने क्या प्लॉट किया यहाँ पे, प्लस वी। कहीं पे भी लिखा क्या, -10 वोल्ट -20 वोल्ट लिखा है कहीं पे भी, तो वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि करंट कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट क्या है, पॉजिटिव है। तो करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड नो पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y, ये नेगेटिव n, और ये सिर्फ अब इतना है कि तुम x की जगह पे क्या प्लॉट कर रहे हो, वोल्टेज, और यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हो, करंट। तो फॉरवर्ड बायस में करंट हमारा पॉजिटिव था, यस, वोल्टेज हमारा पॉजिटिव था, यस, तो कौन सा क्वाड्रेंट था, बराबर। अब अगर मैं रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं तो मैं फॉरवर्ड की जगह पे यहाँ पे करने वाला हूं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हुआ कि हमने सिर्फ ये प्लेट्स को चेंज कर दिया, जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, बराबर। इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, कन्वेंशनल करंट था राइट टू लेफ्ट, अब उल्टा हो गया कि नहीं, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां आ रहे हैं, राइट से पक्का, अरे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, और करंट कैसे जा रहा है, राइट से लेफ्ट, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो मतलब करंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो करंट नेगेटिव होना मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होना करंट, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड या फिर फोर्थ, थर्ड या फिर फोर्थ। तो अब ये तो पक्का है कि जो रिवर्स बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहले और दूसरे में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, तीसरे और चौथे में, करेक्ट, तीसरे और चौथे में, या तो तीसरे में या तो चौथे में। अब आपने यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स भी चेंज किए थे, तो पहले वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था, अब बैटरी के टर्मिनल चेंज करने वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, किसमें जाएगा, थर्ड में जाएगा ना। तो अब मैं इन सबको हटा देता हूँ क्योंकि अभी आपको पता लग गया कि कहाँ आने वाला है, तो यहाँ आने वाला है। तो रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, राइट। तो वो भी नोट्स में है, मैं बताऊंगा बाद में, पर पहले अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम क्या हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम मैं वापस एक बार बता रहा हूं तो अच्छे से ध्यान दो। ये सिचुएशन था अनबायस्ड का, फर्मी लेवल जब मैच होता है तो होता है अनबायस्ड। फॉरवर्ड बायस में इसको ऊपर लेके जाते हो, रिवर्स बायस में इसको और नीचे लेके आते हो, और कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप और एन टाइप में अगर गैप बढ़ते गया तो करंट मिलने वाला नहीं है आपको, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो फिर हम लोग यहाँ पे कितना भी वोल्टेज लगा दे, रिवर्स वोल्टेज, हाँ रिवर्स वोल्टेज मतलब 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, तो आप माइनस 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 वोल्टेज लगा रहे हो, आप कितना भी वोल्टेज लगा दो आपको करंट लगभग मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा, जीरो करंट, ऑलमोस्ट जीरो करंट। थोड़ा बहुत करंट दिखाया है मैंने, दिख रहा है थोड़ा सा करंट, तो थोड़ा सा करंट कहां से आया, माइनॉरिटी कैरियर से आया। तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपको करंट ना के बराबर मिलता है, यू ऑलमोस्ट गेट नो करंट, you get a very small current, very small current, and that is because of minority carriers। यहां तक हो गया क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, अब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो होगा उसकी वजह से एसी रेफ्रिजरेटर सबके सब प्रोटेक्टेड है, जिसको आप बोलते हो वोल्टेज रेगुलेटर। होता क्या है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 220 230 वोल्ट का सप्लाई होता है,
बराबर, एसी सप्लाई होता है। कभी कभी पावर हो जाता है डिम, कभी कभी पावर हो जाता है ओवरशूट, मतलब कभी कभी 220 से सीधा 350 वोल्ट का सप्लाई आ गया, कभी कभी 220 से 100 वोल्ट हो गया। होता है ना डिम, लाइट डिम है, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि लाइट डिम है, टीवी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर दो, ऐसा बोलते हैं। उसका रीजन है, अगर कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज हो गया तो हो जाएगा खराब, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस हो, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करता है। उसका ऑफ कोर्स मार्जिन होता है, ऐसा नहीं कि 220 तो 220, 219 आया तो मैं खराब हो जाऊंगा, वैसा नहीं होता है वो। उसका एक रेंज होता है, और इट कैन वर्क विथ सम मार्जिन ऑफ 10-15%, प्लस माइनस 10-15%। मान लो कि 10% का मार्जिन है, तो 200 से लेकर 240 तक चलेगा। लेकिन एकदम ही वोल्टेज कम हो गया या एकदम ही वोल्टेज बढ़ गया तो गया, तो गया तो फिर वो महंगी चीज है, वो कोई 20, 25, 30 रुपए की चीज नहीं है, वो हजारों में आता है। तो हमको समहाउ उसको प्रोटेक्ट करना है डैमेज करने से, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सप्लाई तो हमारे हाथ में है नहीं। सप्लाई तो जो जहां से सप्लाई आएगा, और वहां पे इतने टेक्निकल इश्यूज होते हैं कभी कभी कि दे आल्सो कैन नॉट कंट्रोल, वोल्टेज कम ज्यादा होता रहेगा और आगे भी होगा। तो अब हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, एसीज को या फिर रेफ्रिजरेटर्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स बायस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पहले तो हमको ये पता है कि रिवर्स बायस में करंट मिलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता है, वो माइनॉरिटी का है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। कौन सा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। पहले -1 था, फिर -2 था, फिर -3 था। लेकिन साथ साथ में हुआ क्या, थोड़ा सा सोचो, लॉजिकली सोचो। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मतलब इसको और पॉजिटिव करते जा रहे हो, इसको और नेगेटिव करते जा रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके क्या होंगे, इसके पास आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? जितना ज्यादा वोल्टेज करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता जाएगा। मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द सिंपलेस्ट वे टू इमेजिन। बुक में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दिस इज हाउ यू इमेजिन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है ना, कहाँ जाएगा, अट्रैक्ट तो हो गया, जाएगा कहाँ पे, कहाँ जाएगा, वो उधर ही सेल के अंदर ही रुक जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वैसे ही ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन से चार्जेस इकट्ठा हो रहे हैं, पॉजिटिव। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जितना नेगेटिव बैटरी का है उससे ज्यादा पॉजिटिव हो गया, और जितना पॉजिटिव बैटरी का उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया। मतलब ये फॉरवर्ड बायस ऐसा नहीं हो गया वापस से। फॉरवर्ड बायस में क्या था, पी टाइप कनेक्टेड टू एन टाइप कनेक्टेड टू, तो हमने इतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज कर दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर गए, और यहाँ पे कौन से चार्ज डोमिनेट कर गए, नेगेटिव। तो ये कंडीशन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस जैसा हो गया। इसको बोलते हैं डैमेज होना, मतलब हमारा डायोड गया काम से, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज कर दिया। अब वो डैमेज हो गया तो होता क्या है, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट एक्सट्रीमली लार्ज करंट, सीधा नीचे ग्राफ। हाँ, क्योंकि डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो इट विल अलाउ वेरी लार्ज करंट टू पास थ्रू। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, डायोड हो गया ब्रेकडाउन, और इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। हम नॉर्मल लाइफ में कितना यूज करते हैं वर्ड ब्रेकडाउन। हाँ, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन इस दुनिया से त्रस्त होके जोर जोर से रोना चालू करते हैं, अरे मेरा ब्रेकडाउन हो गया था उस दिन, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका भी वही हो गया है, इसको कुछ समझ में नहीं आया, इसने बोला मैं कुछ काम करूंगा नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर दिया, खत्म, ब्रेकडाउन, डैमेज। अब हम लोग इसका भी यूज करते हैं। ये जो ब्रेकडाउन हो गया ना, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी जो करनी चाहिए थी, नहीं की है, तो मैं बता देता हूँ। इफ यू लुक, वापस से इस ग्राफ को देखोगे अगर, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑलमोस्ट बढ़ा नहीं, वोल्टेज ऑलमोस्ट इंक्रीज ही नहीं हुआ, ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, राइट। तो आफ्टर ब्रेकडाउन इवन दो द वोल्टेज इज नॉट इंक्रीजिंग बट द करंट इज वेरी लार्ज। इसका मतलब एट अ फिक्स्ड वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट इंफिनिटी है, बराबर, राइट। फिर ओम्स लॉ पता है क्या हमको, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, सही है। अब जब घर में पावर फ्लक्चुएशन हो, पावर फ्लक्चुएशन मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन,
सब सपोज पावर डिम हो गया, पावर डिम हो गया मतलब वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, 220 से आ गया 150 पे, राइट। अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे, वेकअप वेकअप, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका, क्योंकि एसी हो या कोई भी अप्लायंस हो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। एक बार आपने सर्किट बना लिया उसके बाद रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ तक क्लियर। सपोज वोल्टेज कम हो गया तो मुझे वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है। अब तुम देख रहे हो इसके बहुत ज्यादा करंट है, सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे करंट बहुत ज्यादा है, किसके पास, डायोड के पास। कौन से कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक अप्लायंस में ऐसा रिवर्स बायस डायोड डाल देते हैं, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज कम हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो इसके पास इन्फिनाइट करंट है सेम वोल्टेज पे, थोड़ा करंट इससे ले लेते हैं। डिवाइस क्या करता है, डिवाइस को बोलते हैं उधार दे दे। उधार लेके अप्लायंस क्या करेगा, करंट को बढ़ा देगा। करंट बढ़ेगा तो कौन बढ़ जाएगा, मतलब जो 220 वोल्ट होना चाहिए था वो सप्लाई में 150 है, बाकी का 70 वोल्ट कहाँ से ले लिया इसने, रिवर्स डायोड से ले लिया। तो उसका जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, करेक्ट। अब उल्टा भी तो हो सकता है, 220 की जगह पे 400 वोल्ट का सप्लाई आ गया, राइट। 400 वोल्ट का सप्लाई आ गया मतलब एक्सेस करंट आ गया, एक्स्ट्रा करंट आ गया। हमको वोल्टेज वापस से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वोल्टेज कैसे कम करोगे, करंट को कम करना पड़ेगा। तो फिर वो अप्लायंस क्या करता है, जो एक्स्ट्रा करंट है वो इसको दे देता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है कि इसको जितना चाहे उतना करंट दे दो, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा करंट आया तो अप्लायंस, एसी, रेफ्रिजरेटर, वो इसको सप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा करंट रख लेता है और वोल्टेज को कम कर देता है। हो गया वोल्टेज रेगुलेट। अगर कम आया करंट, मतलब वोल्टेज कम आया, तो इससे करंट ले भी लेते हैं, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट द डिवाइसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। इसलिए ये छोटी सी चीज, सस्ती सी चीज बहुत काम में आती है। इट कैन हेल्प प्रोटेक्ट वेरी एक्सपेंसिव अप्लायंसेस। तो रिवर्स बायस के प्रॉपर्टी भी हम यूज करते हैं। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे मतलब टोटल फॉरवर्ड और रिवर्स मिला के देखोगे तो 4 क्वाड्रेंट आपको शो करने पड़ेंगे। ये है वोल्टेज, यहाँ पे है करंट, ये है नेगेटिव वोल्टेज। मैं काम करूंगा, मैं नेगेटिव वोल्टेज का एक्सिस थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं। ये इतने अच्छे टॉपिक को खराब मत करो, यू आर सपोज टू पे अटेंशन हियर, गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। ये है नेगेटिव वोल्टेज और ये है नेगेटिव करंट। पहला क्वाड्रेंट किसका था, फॉरवर्ड का था। तीसरा क्वाड्रेंट किसका है, रिवर्स बायस का है, करेक्ट। इस केस में इंपॉर्टेंट वैल्यू है बैरियर पोटेंशियल, इस केस में इंपॉर्टेंट वैल्यू है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पे फॉरवर्ड बायस में 0.7 तक, 0.7 वोल्ट तक अगर सिलिकॉन है तो, जर्मेनियम में तो 0.3 तक। डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी लार्ज करंट, लेकिन जैसे ही हुआ तो वेरी लार्ज करंट। और यहाँ पे इस केस में रिमेंबर, रिवर्स वोल्टेज के केस में डू नॉट एक्सपेक्ट एनी करंट, ऑलमोस्ट नो करंट। कब तक, ब्रेकडाउन तक। लेकिन जैसे ब्रेकडाउन आया इट इज वेरी लार्ज करंट। तो ये आ गया कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वो फॉरवर्ड, ये रिवर्स। अब ये फॉरवर्ड बायस कहाँ कहाँ यूज होता है, ये रिवर्स बायस कहाँ कहाँ यूज होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। सेमी कंडक्टर्स एन नंबर ऑफ, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइट इमिटिंग डायोड, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉर एग्जाम्पल सोलर सेल, नो बायस है,
अभी सोलर सेल नो बायस के तुम समझ लो अच्छे से। सोलर सेल कहाँ यूज करते हो, कहाँ यूज करते हैं? सोलर पैनल मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, रिमोट एरियाज में, जैसे बहुत कोई पहाड़ है, वहां पे 2 4 5 घर है, या फिर एक लेबोरेटरी है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी हिमालय में कहाँ तुम वायर डालते बैठोगे सप्लाई के लिए, नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते। या फिर और सोचो, अच्छे से सोचो ना, सैटेलाइट्स, वो रोवर भेजा था मून पे, मार्स पे, वो क्या यहाँ से वायर लेके गया था सप्लाई के लिए? चलता है ना, सालों साल चलता है। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट किया? सोलार पैनल। अब तुम ये सोचो कि सोलार पैनल को चलाने के लिए हमको बैटरी लग रहा है, ये नॉनसेंस है। क्योंकि सोलार पैनल यूज कहाँ होगा? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकता, बराबर। अगर सोलार सेल को चलाने के लिए ही बैटरी लगने वाला है तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो सोलार सेल में बायस होगा कि नहीं होगा? नो बायस। उसमें तुमको तुमको बायसिंग की जरूरत ही नहीं है। और वो ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर मतलब, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो सोलार सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है? सोलर एनर्जी मतलब लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ट्रांसड्यूसर है। इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया नो बायस। तो नो बायस पीएन जंक्शन डायोड भी यूज होता है सोलर सेल में। फॉरवर्ड बायस, ये सबके सब फॉरवर्ड बायस है। ये लाइट लाइट इमिटिंग डायोड है। जब तक तुम बटन नहीं चालू करोगे तब तक लाइट इमिट होगा क्या? तुमने बटन चालू किया, फिर बिजली का बिल आता है क्या? आता है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ ना चलाने में। तो ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है। अभी ये मेरे पास एक छोटा सा लेजर लाइट है, ये भी डायोड है, एलईडी, ये भी डायोड है। मैं बटन प्रेस करूंगा तब जाके लाइट इमिट होगा। बटन प्रेस करूंगा मतलब मैं इसके अंदर जो बैटरी है उसको सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ, तब जाके चल रहा है। मतलब ये वोल्टेज यूज करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस कहाँ यूज करते हो? मैंने अभी बताया, वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब सेमीकंडक्टर ऐसी चीज है, तुम उसको नो बायस करोगे तो भी काम में आएगा, तुम उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो भी काम में आएगा, तुम उसको रिवर्स बायस करोगे तो भी वो काम में आएगा। तो इसके एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डोंट वरी, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स। तो सिर्फ ध्यान यहाँ पे, नोट्स में सब कुछ है, अभी सिर्फ ध्यान यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहला यूज, सबसे पहला उसका एडवांटेज। तो एक चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टर्स के कंपैरिजन में एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, जब 1980s में पहला कंप्यूटर बना, उसका साइज बहुत बड़ा था। क्योंकि वहां पे हर चीज के लिए तुम कंडक्टर यूज करते हो, और जहां जहां तुम कंडक्टर यूज करते हो वहां वहां पे कूलिंग लगता है, क्योंकि हीटिंग जनरेट होता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? कोलिजन। किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन्स का। किसके साथ? आयोन्स के साथ। तो क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा। अब आपको हीट जनरेट हुआ है तो उसको कूल करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसका एक प्रॉब्लम ये भी है, बिकॉज अभी आप फ्यूचर में शायद इस फील्ड में जाओ, ये जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसको चार्जिंग टाइम टू व्हीलर को 3 से 4 घंटे का है। और जो कार है, और अगर कार में फास्ट चार्जिंग है, तो फास्ट चार्जिंग अगर है तो उस कार को भी आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है टू चार्ज। और वो जो फास्ट चार्जिंग है वो घर पे नहीं हो सकता। तो फास्ट चार्जिंग के स्टेशन अलग होते हैं। सिंपल रीजन, अगर आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो करंट बहुत फास्ट आ रहा है। करंट फास्ट आ रहा है तो कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा है। अब अगर हीट है तो अगर वो हीट को कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये जो बीच में ब्लास्ट का केस आ रहा था, मोबाइल फोन का भी ब्लास्ट क्यों होता है? फास्ट चार्जिंग। अभी जो नए फोन्स आए हैं ना, सबके सब बोलते हैं फास्ट चार्जिंग, 15 मिनट में चार्ज कर देंगे, आधे घंटे में चार्ज कर देंगे, 1 घंटे में चार्ज कर देंगे। तो दिक्कत ये है, तुम जब फास्ट चार्जिंग करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस से हीट बढ़ जाता है, और हीट के बढ़ने से ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कंडक्टर्स यूज करते हो कहीं पे भी, तो कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो होता है तो इट ऑलवेज जनरेट्स हीट। तो हीट को वहां से निकालने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो कूलिंग सिस्टम
लगाओगे तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सेमीकंडक्टर में हीटिंग होता ही नहीं है ज्यादा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीटिंग। तो पहला एडवांटेज, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्यों स्मॉल? और क्योंकि वहां पे कूलिंग की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। अब जो फास्ट चार्जिंग में बता रहा हूँ स्टेशन, तो फास्ट चार्जिंग में जो गाड़ी में आप चार्जर प्लग करोगे, वो जो वायर होता है, बैटरी के साथ तो कूलिंग सिस्टम लगाना ही पड़ता है कार में। जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका जो बैटरी है उसमें तो तुमको कूलिंग सिस्टम लगेगा, वो तो गाड़ी के अंदर इनबिल्ट है ही, वो मैन्युफैक्चरर ने तुमको लगा के दिया है साथ में। लेकिन जब आप पावर स्टेशन पे जाते हो, वो एक चार्जर लगाता है, वो बटन चालू करता है, तो जिस वायर से करंट फ्लो हो रहा है उसके सराउंडिंग में भी एक कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें नाइट्रोजन फ्लो होता रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ कूलेंट। तो ये दिक्कत है कि वहां पे कंडक्टर्स, जब प्योर कंडक्टर्स की बात होगी तो साइज छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि कूलिंग की जरूरत है कि यहाँ पे नहीं है, तो जरूरत नहीं है, तो स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट ऑल्सो। जब तुम कूलिंग सिस्टम नहीं लगा रहे तो वेट भी तो कम होगा। तो ये पहला एडवांटेज है सेमीकंडक्टर्स का ओवर कंडक्टर्स, दे आर लाइट इन वेट, दे आर स्मॉल इन साइज, मतलब दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। मैंने एक एग्जांपल और दिया था, जो पहले कंप्यूटर का रैम था 32 MB का रैम, ये जो यहाँ पे फर्नीचर रखा है इतना बड़ा रैम था ये, 32 MB, 32 MB। अब आपके जेब में आप मोबाइल फोन का मैं रैम पूछ लूँ तो मेरे को नहीं लगता किसी के पास भी 4 GB से कम का मोबाइल फोन भी होगा। नाउ यू कैरी 4 GB रैम, बाकी तो छोड़ दो, बाकी तो स्टोरेज है ही, वो तो वन, वो तो बहुत ज्यादा है, मतलब टेराबाइट्स में है वो 32 MB का रैम था, वो कंडक्टर से बना था, ये सेमीकंडक्टर से बना है। अगर वो कंडक्टर से बनता 4 GB का रैम तो इतना क्लासरूम कम पड़ता। लेकिन अभी आपके मोबाइल में क्या होता है, इतना छोटा सा चिप होता है, हाँ, नैनो नैनो चिप बोलते हैं ना उसको, नैनोमीटर साइज होता है। देन वही बात आ गई, दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट। कंडक्टर्स में हीटिंग एलिमेंट होता है, यहाँ पे होता है क्या? नहीं। तो दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन। ये भी एक चीज है। देखो द थिंग इज, अगर हीट हो रहा है तो कोल्ड करना पड़ेगा। कोल्ड करना पड़ेगा तो बिना पावर के होगा क्या? जैसे अभी आप बोलते हो गर्मी हो रही है एसी चालू करो, तो एसी का बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा क्या? वो तो वो भी पावर कंज्यूम करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा साथ में। तो कंडक्टर्स में कूलिंग के लिए हमको पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। यहाँ पे हीटिंग ही नहीं है तो कूलिंग के लिए पावर कंजम्पशन होगा क्या? नहीं होगा, तो वेरी लेस। सो और एक चीज है, दे डू नॉट नीड वार्म अप टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय वार्म अप टाइम? फॉर एग्जांपल, जो पुराने पुराने मतलब ओल्ड डेज में जो ट्यूबलाइट्स थे, वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब थे, उसमें अगर क्रैक भी आ गया तो चलेगा नहीं वो। और चलने से पहले क्या होता था, तुम बटन चालू करोगे फिर वो धीरे धीरे ब्लिंक होगा। तो हम बहुत सारे नाम रखते थे, लेट करंट है, हाँ। और जो जो तुम्हारा फ्रेंड हो उसको तुमने कुछ बोला, 10 मिनट के बाद तुमको रिप्लाई कर रहा है, वो ट्यूबलाइट हो गया। क्यों ट्यूबलाइट? बिकॉज इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड, उसको वार्म अप टाइम बोलते हैं। अब एलईडी का क्या है कि एलईडी का बटन चालू करो डायरेक्ट काम करता है वो, तो इसका वार्म अप टाइम मतलब रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम है। ये मेरे पास एलईडी है, मैंने बटन दबा दिया, इमीडिएटली यहाँ से लेजर इमिट हो गया। तो वन मोर एडवांटेज दैट दिस डू नॉट हैव वार्म अप टाइम, जैसे तुमने स्विच ऑन किया डायरेक्टली ये काम करता है। दूसरा, दे कैन ऑपरेट ऑन लो वोल्टेजेस, दे डू ऑपरेट ऑन वेरी लो वोल्टेजेस। टंगस्टन का बल्ब अगर लाओगे कभी, 10-15 रुपए का बल्ब होता है, इट वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज। नॉर्मल ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन हाई वोल्टेज, बट दिस एलईडी ट्यूबलाइट वर्क्स ऑन लो वोल्टेज। दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन लो वोल्टेज। अब देखो इसका सीधा कनेक्शन आ जाता है आपकी गाड़ियों के